उम्मीद ये थी कि हो सकता है कि अगर चुनावी साल का बजट हो तो मध्यम वर्ग को कटर करने के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग जिसकी हम बात करते हैं या जिसे कहते हैं आम आदमी का घर खरीदने का सपना दिल्ली एनसीआर में जो असंभव सा नजर आता है वो कहीं संभवता के दायरे में आ जाएगा। लेकिन इसका असर कितना होगा रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर, आने वाले वक्त में क्या होगा, मार्केट की स्थिति क्या होगी, जिनके अपने घर हैं उन्हें इस वक्त क्या जो खरीदना का सोच रहे हैं, जो बजट के लिए रुके होंगे उन्हें क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, वेट करना चाहिए, बहुत सारे मसले जिन पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान स्टूडियो मौजूद है। हमारे साथ में आरजी ग्रुप के राजेश गोयल जी हैं, हमारे साथ में रियल एस्टेट डेवलपर हैं जाने माने, और हमारे साथ में एआईपीएल के संजय सचदेवा है, डायरेक्टर है आईपीएल में और रियल एस्टेट डेवलपर है। इन तमाम स्थितियों से जब हम उम्मीद की बात करते हैं तो रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत बड़ी उम्मीद थी। सबसे पहले चलिए मैं 25 लाख से शुरू करता हूं, क्योंकि सरकार का मानना है कि 25 लाख की होम लोन में 25 लाख की जो उन्होंने छूट की जो बात कही है तो वो उसके कुछ मायने। राजेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे, इसका मायने दिल्ली एनसीआर में क्या है, 25 लाख में मिलता क्या है? देखिए, इन्होंने जो बजट में प्रोविजन दिया है वो ये दिया है कि 40 लाख रुपए तक का फ्लैट होना चाहिए और उसमें 25 लाख रुपए तक का कस्टमर को लोन लेना चाहिए जी। दिल्ली एनसीआर में 40 लाख रुपए में 1 बेडरूम अपार्टमेंट के अलावा कुछ भी मिलना संभव नहीं है। आज जो मैक्सिमम फ्लैट बिकते हैं वो 2 बेडरूम के फ्लैट बिकते हैं जिनकी की मार्केट वैल्यूएशन 50 से 60 लाख रुपए के बीच में रहती है। तो ये 25 लाख रुपए करने से मेट्रो सिटी और दिल्ली एनसीआर के कस्टमर्स को कोई विशेष फायदा नहीं होगा, मगर टायर 2 टायर 3 के सिटीज के कस्टमर्स को कुछ बेनिफिट इससे हो सकता है जी। लेकिन सचदेवा जी, जब बात करते हैं हम तो दिल्ली एनसीआर में लोगों का एक घर होना का अपने आप में सपना है, सेकंड होम की तो बात ही बहुत दूर की जी। ये जो एक 25 लाख के ऊपर इंटरेस्ट का एग्जेम्पशन दिया है, ये पहली बात तो ये कि इसमें एक कैच है, ये सिर्फ 1 साल के लिए है। बिल्कुल, ये आने वाले सालों के लिए नहीं है, सिर्फ 1 साल के लिए 1 टाइम एग्जेम्पशन है ये सिर्फ जी। और जो कि गवर्नमेंट का मेन फोकस करना चाहिए था वो था मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के ऊपर, जो कि सबसे ग्रोइंग सेगमेंट है, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और ट्रेडिंग ऑफ रेजिडेंशियल हाउसेस के अंदर होती है जी। वो उस सेगमेंट के अंदर होती है। इस 1 लाख रुपए से एग्जेम्पशन दे करके जो फर्क आएगा वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि इस अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के अंदर जैसे कि अभी बताया इन्होंने कि बिल्कुल भी एक छोटे से छोटे सेगमेंट को भी लेंगे तो भी 40-50 लाख से कम कुछ नहीं आता है। बिल्कुल, तो इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल होगा या ना के बराबर होगा। ये सिर्फ एक नाम मात्र बेनिफिट मिला है गवर्नमेंट से। बिल्कुल, हम एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि दूसरे सारे मेजर्स, क्योंकि अब इसके बाद जो बेनिफिट जिसे गवर्नमेंट बेनिफिट मान रही है वो भी उसका दिल्ली एनसीआर में कोई मायने नहीं है। अब इसके बाद मार्बल में ड्यूटी बढ़ गई है, इसके अलावा 50 लाख रुपए का आप अगर सौदा करते हैं तो 1% टीडीएस जमा करना होगा। इन सारी स्थितियों के मद्देनजर क्या करें, ग्राहक खरीदे नहीं खरीदे, वेट करें, क्या करें, इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं कि अगर बजट से हासिल क्या हुआ है और अगर हासिल नहीं हुआ है तो अब क्या करें। राजेश जी, अब क्या करें फिर इसके बाद, क्या रुक जाए लोग, क्योंकि बजट का इंतजार कर रहे थे, मायूसी हाथ लगी। अब देखिए, मेरी एडवाइस ये है कि रियल एस्टेट का बेसिक फंडा है कि जो कस्टमर जब खरीद लेता है वो उसी समय फायदे में रहता है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ती है, लैंड के प्राइसेस बढ़ते हैं और अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट है वो महंगा होता जाता है। तो मेरी सब खरीदारों से यही एडवाइस है कि वो जहां पर भी कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं उनको परचेज का फैसला जल्दी लेना चाहिए और अपने जो भी उनके बजट में आता है, जो भी उनके चॉइस का फ्लैट है, उनको परचेज कर लेना। जब असर की हम बात करते हैं सचदेवा जी, जब असर की बात करेंगे, मार्बल भी महंगा हो गया तो अब क्या कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ेगी तो आखिरकार उठाना तो ग्राहकों को पड़ेगा जी। कोई भी कॉस्ट, कोई भी डेवलपर जो है कोई भी कॉस्ट अपने सिर पे नहीं लेता है, अल्टीमेटली कॉस्ट ट्रांसफर होती है बायर के ऊपर। बायर को ही उसकी पेनल्टी या उसका हर्जाना भरना पड़ता है, चाहे वो टीडीएस का ये क्लॉज देखें जो अभी नया आया है टीडीएस का प्रोविजन, वो 1% जो टीडीएस ऐड कर दिया है, 50 लाख की प्रॉपर्टी के ऊपर 1% टीडीएस जमा करना पड़ेगा। ये एक फजूल की चीज है जो कि एक गवर्नमेंट इनकरेज कर रही है कि आप एक प्रॉपर्टी बेच करके और दूसरी प्रॉपर्टी में निवेश कीजिए।
तो अगर एक इंडिविजुअल एक प्रॉपर्टी बेचेगा, उसको 1% टीडीएस जमा करना पड़ेगा। फजूल की कंप्लायंस का एक स्टेप ऐड हो गया है, ट्रांजैक्शन के अंदर एक स्टेप एडिशनल ऐड हो गया है जो देना पड़ेगा। मार्बल की कॉस्ट बढ़ गई है। आज की डेट में 25 से 50 लाख के बीच में भी अगर कोई मकान बनाता है तो मार्बल तो उसमें लगाता ही है। इफेक्ट किस पे आएगा? मिडिल क्लास के ऊपर। बैंक्स इंडस्ट्री स्टेटस नहीं दिया गया रियल एस्टेट को, इसका क्या फर्क पड़ेगा कि बैंक्स जो है वो स्टेप चाइल्ड ट्रीटमेंट देंगे रियल एस्टेट को, वो लोन देंगे नहीं, और लोन बाजार से लेने पड़ेंगे महंगे, तो इंटरेस्ट की कॉस्ट किस पे जाएगी? कस्टमर के ऊपर। अल्टीमेटली सब चीजों का बर्डन एंड यूजर के ऊपर पास ऑन होता जा रहा है, और वो चीजें जो उम्मीदें थी कि शायद इस बजट में एड्रेस होंगी वो नहीं हुई हैं। एक और उम्मीद थी गुल साहब रेगुलेटर की, क्या आप तो क्रेडाई से जुड़े हुए हैं, क्या संस्थाओं से बात इसके पहले होती है? देखिए रेगुलेटर बिल पे हमारे कड़ाई की जो हाउसिंग डिपार्टमेंट है उससे हमारी अजय माखन जी से कई दौर मीटिंग चली है, उनको हमने अपने सुझाव दिए हैं। यदि रेगुलेटरी बिल एक सही सेंस में आता है और यदि जो इन्होंने पहले ड्राफ्ट जारी किया था वो तो ड्राफ्ट सही दिशा में नहीं था, यदि ये कोई नया ड्राफ्ट लाते हैं जो कि कस्टमर और बिल्डर दोनों के लिए यूजफुल है तब तो उसका फायदा होगा। यदि उसके अंदर रेड टैपिज्म ही बढ़ेगा तो उसका नुकसान होगा, उसका ज्यादा फायदा नहीं होगा। बिल्कुल। एक छोटा सा चलिए ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद भी हमारी बातचीत, हमारी खास पेशकश जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिल्ली आज तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे बजट के बाद जो रियल एस्टेट का सिनेरियो है दिल्ली एनसीआर में, उस पर कॉलर इस वक्त हमारे साथ में राजीव कुमार हैं शकरपुर से। जी अपना सवाल पूछिए। जी बोलिए। सर जी मैं मथुरा वृंदावन में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। जी बोलिए। आप एज अ सेकंड होम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? कितना बजट है आपका? जी 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 कितना बजट है आपका? मेरा करीब 10-12 लाख रुपए एक प्लॉट लेना चाहता हूँ सर। 10-12 लाख रुपए मथुरा के आसपास 10-12 लाख रुपए इनको एंट्री मिल पाएगी? मथुरा के आसपास तो इन लोगों को एंट्री मिल जाएगी। हमको ऐसा सुना शायद इंदिरापुरम बोल रहे हैं। नहीं मथुरा के आसपास। तो मथुरा के आसपास तो इनको 10-12 लाख रुपए में प्लॉट मिल जाएगा, उम्मीद है। अच्छा सेकंड होम का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है आसपास लोग ले रहे हैं इसको, आप मतलब सेक्टर की अगर हम बात करें तो अच्छा रिस्पांस है इसका? सेकेंड होम का रिस्पॉन्स हम लोग ठीक ठीक है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, परंतु लोगों का रुझान इस तरफ बढ़ा है तो कुछ लोग अभी ले रहे हैं, परंतु इसका रुझान अभी बहुत ज्यादा नहीं आया। अमित हमारे साथ में नोएडा से। जी अमित बताएं। सर मैं अमित नोएडा से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। मैंने जून में एक यूनिट टेक यूनिहोम्स 3 सेक्टर से 13 में एक यूनिट बुक कराई थी। जी वो अप्रोक्सीमेटली 1192 स्क्वायर फुट की है, जो अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट है 46 लाख की। जी तो उसके लिए मुझे तो बैंक से 30 लाख फंडिंग मिली है, बाकी मेरे अपने कुछ पैसे मैंने उसमें लगाए हुए हैं, लेकिन प्रोजेक्ट से इतनी ज्यादा मेरे को उम्मीद लग नहीं रही है। आप ये पूछे कि रोके या फिर निकल जाए? हाँ मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं वहां से स्विच ऑफ करके, और जो मेरा बजट है थोड़ा सा कम है अब, तो मैं चाह रहा हूँ कि 30 से 32 के आसपास या 35 तक मेरे को अगर कुछ मिल जाए तो बेटर रहेगा मेरे लिए। हालांकि आपके साथ अमित जी आपने किस रेट में फ्लैट परचेज किया था? मैंने जो बुक कराया था मेरे को 3340 का रेट मिला था। आपने सेक्टर 113 नोएडा में यूनि होम्स में बुक कराया था? जी जी। तो देखिए मेरे हिसाब से अभी आपको इसमें बने रहना चाहिए। बिल्कुल। आप ये मान के चलिए कि अगले एक साल में इसका प्राइस 4500-4600 के आसपास हो जाएगा। जी उसमें आप बेच के निकलेंगे तो उचित रहेगा। जी चलिए चलते चलते आप बजट पे कुछ फाइनल कमेंट देना चाहते हैं बहुत संक्षेप में? मैं ये बोल रहा था, देखिए इंडियन इकोनॉमी इस वक्त अंडर थ्रेट है। जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हैं जी वो इंडिया को डाउनग्रेड करने के लिए थ्रेटन कर रही हैं कि इंडिया की रेटिंग को नीचे कर देंगे। इस वक्त ये वक्त था या वक्त है कि जो सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है कंट्री का यानी कि रियल एस्टेट, उसको इनकरेज करने के लिए कुछ ऐसा किया जाता है जिससे कि इकोनॉमी की ग्रोथ 4.5-5% से 8% की तरफ चलती है, और वो नहीं हुआ है इस बजट से, एंड दैट इज अ वेरी बिग चैलेंज जो कि इनको एड्रेस करना चाहिए। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, संजय जी, आप दोनों का हमारी खास पेशकश में आने के लिए। तो इस खास पेशकश में इतने खबरों का सफर जारी, देखते रहिए दिल्ली आज तक।